आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित कहानी माटी वाली की व्याख्या हेतु उपस्थित हूँ, जिसके रचयिता हैं श्री विद्यासागर नौटियाल। बच्चों, कहानी आरंभ करने से पहले मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि के विषय में बता दूं। देवभूमि उत्तराखंड में एक बांध है, टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा और 8वां सबसे बड़ा बांध है। 1978 में ये बांध बनना आरंभ हुआ था, लेकिन पर्यावरणीय और आर्थिक कारणों से 2006 में ये बनकर पूरा हुआ। इस बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। ये टिहरी बांध जब बना तो पूरा टिहरी, जो कि भगीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है, डूब गया था। नया टिहरी शहर बसाया गया। इस एक कथन के पीछे अनगिनत कहानियां छिपी हैं। अपना घर, शहर, खेत, जंगल, सब कुछ उजड़ जाने की कहानियां। टिहरी शहर के निवासियों को वहां से हटाकर दूसरी जगह बसाया गया। उन्हें अपने घर, अपनी जमीन के जरूरी दस्तावेज दिखाकर नए शहर में जगह मिलनी थी। लेकिन उन लोगों की क्या, जिसके पास न घर होता है न जमीन? तो जाहिर है नए शहर में इनके लिए कोई निश्चित जगह, जमीन नहीं थी। अपना घर उजड़ने, अपनी रोजी रोटी समाप्त होने के इसी दर्द को बयां करती है कहानी माटी वाली, जो पुराने टिहरी शहर से जुड़ी हुई है। बच्चों, माटी देशज शब्द है और मिट्टी शब्द से बना है। जो वृद्ध महिला घरों में मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती है, वह है माटी वाली। पाठ का आरंभ होता है एक मोहल्ले से, जिसका नाम है सीमल का तप्पड़। माटी वाली इसी मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में पहुंचकर सिर पर रखा बोझ उतारती है, जो कि मिट्टी से भरा एक कनस्तर है। पूरा टिहरी शहर माटी वाली को जानता था और माटी वाली भी हर घर को, वहां रह रहे किराएदारों और उनके बच्चों तक को जानती थी। घरों में वह लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती है। वह इस तरह वहां के लोगों की दिनचर्या में शामिल थी कि उसके बिना घरों में चूल्हा भी न जल पाता, क्योंकि बच्चों उस समय चूल्हों का इस्तेमाल, मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता था और चूल्हों को लीपने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत होती थी। इतना ही नहीं, साल 2 साल में कमरों और दीवारों को लीपने के लिए, क्योंकि वो कच्चे होते थे मिट्टी के, इसलिए उन्हें लीपने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। बच्चों, जैसे आज पुताई होती है ना, वैसे ही कच्चे घरों में गोबर से दीवारों पर हाथ से एक परत लगा दी जाती थी। इसे ही गोबरी लिपाई कहा गया है। अब लाल मिट्टी के लिए केवल माटी वाली ही को क्यों याद करते थे लोग? क्योंकि शहर में माटा खान नहीं है। माटा खान मतलब जहाँ मिट्टी की खुदाई की जाती है। और दूसरा, भगीरथी और भीलांगना नदियों के तट पर बसे टिहरी शहर की मिट्टी रेतीली है, इसलिए हर कोई माटी वाली का ग्राहक बन जाता, क्योंकि वही अकेली थी जो लाल मिट्टी उपलब्ध कराती थी। वह थी नाटे कद की एक वृद्धा। शहर के लोग माटी वाली के साथ साथ उसके कंटर यानी कनस्तर को भी पहचानते थे। माटी वाली पुराने कपड़े को मोड़कर एक डिल्ला बनाती और उस डिल्ले के ऊपर कनस्तर टिका रहता, जो चिकनी मिट्टी से भरा रहता था। बच्चों, आपने देखा होगा कि मजदूर सिर पर वजन उठाते हैं तो कपड़े की गोल गोल गद्दी जैसी बना कर रख लेते हैं, उसके ऊपर वजन रखते हैं। वैसे ही माटी वाली भी करती। वह कंटर के ढक्कन को हटा देती थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा मिट्टी आ सकती थी। जिस घर में माटी वाली पहुंची थी, वहां कच्चे आंगन के कोने में उसने मिट्टी उड़ेल दी। चाय के समय आई है, बड़ी भाग्यवान है, यह कहकर मालकिन ने माटी वाली को 2 रोटियां दी और वापस रसोई में चली गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के विषय में सोचने का समय ही नहीं था। बड़ी मेहनत से और बहुत दूर से मिट्टी लाती और घरों में देती। इसी में पूरा दिन बीत जाता था। अपने दुखों के विषय में उसके पास सोचने का समय ही नहीं था। मालकिन के जाते ही उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, कोई देख तो नहीं रहा है। फिर तुरंत अपने सिर पर रखे डिल्ले के कपड़े को खोलकर एक रोटी मोड़कर कपड़े में रख ली और फिर मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी।
मालकिन ने पीतल के ग्लास में माटी वाली को चाय दी और कहा कि ताजी बासी कोई साग है नहीं, इसी चाय से रोटियां खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के किनारे से गरम चाय के गिलास को पकड़ा और फूंक मार मार कर चाय पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठाकुराइन जी, यानी रोटी को चाय के साथ वैसे ही खाया जा सकता है जैसे पकी हुई सब्जी के साथ। भूख तो अपने आप में साग होती है, भूख मीठी या भोजन मीठा। यानी बच्चों, भूख लगी हो तो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, किंतु यदि भूख ना हो तो स्वादिष्ट भोजन भी बुरा लगता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भूख मीठी होती है। तुमने अब तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर अब नहीं मिल सकते ये गिलास। माटी वाली ने बात छेड़ ही दी तो मालकिन बोली, इसके खरीदार तो कई आए, लेकिन पुरखों की मेहनत की कमाई से हासिल इन चीज़ों को सस्ते दाम पर बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। हो सकता है स्वादिष्ट चीज़ों को ना खाकर 2-2 पैसे जमा करके ये चीज़ें खरीदी हों हमारे पुरखों ने, लेकिन आज हमारी नज़रों में इनकी कोई कीमत नहीं है। पीतल बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए पीतल और कांसे के बर्तन भी घरों से गायब हो गए हैं। बाकी लोग ऐसे नहीं सोचते, अब घरों में स्टील, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन आ गए हैं, माटी वाली ने कहा। बच्चों, अब लेखक ने कहानी को उस समस्या से जोड़ा जो कहानी का आधार है। आगे मालकिन ने दुखी होकर कहा, अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। बच्चों, माटी वाली का दर्द मालकिन से बड़ा था। वह बोली, जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ तो देखने वाला कोई नहीं। ऐसा माटी वाली ने इसलिए कहा क्योंकि जिनके नाम जमीन जायदाद है उनकी तो नए बसाए जाने वाले टिहरी शहर में उनको जगह मिल जाएगी, लेकिन माटी वाली के नाम ना तो घर है न जमीन, उसके लिए तो नए शहर में कोई ठिकाना होगा ही नहीं। फिर चाय खत्म करके माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। कल हर हालत में मिट्टी ले आना, ऐसा आदेश उस घर से भी उसे मिला और साथ में 2 रोटियां भी मिली। पिछली रोटियां उसने छिपाकर बांध रखी थी, इस बार बिना किसी की परवाह किए कपड़े के दूसरे छोर में उसने रोटियां बांध ली। ये रोटियां वह अपने पति के लिए ले जा रही है। रोज जब माटी वाली घर पहुंचती है तो उसका कमजोर पति बड़ी दुखी नजरों से देखता है और इंतजार करता है खाना बनने का। आज तो माटी वाली बड़ी खुश है कि 3 रोटियां अपने पति को दे देगी और रोटियां पाकर उसका चेहरा खिल उठेगा। बच्चों, माटी वाली एक दिन में एक ही कनस्तर मिट्टी ला पाती होगी, जो कि 1 या 2 घरों के लिए हो पाती होगी, और उसके दाम भी इतने कम मिलते होंगे उसे कि 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता है। इसलिए आज माटी वाली को लगा कि वह आज पति को भरपेट भोजन खिलाएगी और बोल देगी कि साग तो है नहीं, साथ में तो उसे जवाब मिलेगा कि भूख मीठी या भोजन मीठा। टिहरी शहर के पास उसका गांव था, लेकिन इतना पास भी नहीं, कितना भी तेज चलो 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह घर से निकल जाती है, माटा खान में मिट्टी खोदने और घरों तक पहुंचाने में उसे पूरा दिन लग जाता है और वापस घर पहुंचते रात घिरने लगती है। खेत या जमीन का टुकड़ा उसके पास है नहीं, जिस झोपड़ी में वह रहती है वह ठाकुर की जमीन पर बनी है। इसके बदले में माटी वाली को ठाकुर के घर पर कई काम बिना कोई पैसा लिए करने पड़ते हैं। बिना पैसा लिए जो काम किए जाते हैं बच्चों, उसे बेगार करना कहते हैं। माटी वाली ने फिर निर्णय किया कि आज वह अपने पति को सूखी रोटियां नहीं देगी, बल्कि मिट्टी बेचने से जो पैसे उसे मिले थे ना, उससे माटी वाली ने 1 पाव यानी 250 ग्राम प्याज खरीदे। सोचा उसे कूटकर जल्दी से तल देगी, पति को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही रोटियां परोस देगी। 2 रोटियां तो वह खा भी नहीं पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 रोटी, बाकी बची 1.5। उस 1.5 रोटी से माटी वाली का काम चल जाएगा और 1 रोटी तो वह पहले ही खा चुकी है। यही हिसाब किताब लगाते हुए वह घर तक पहुंच गई। लेकिन बुढ़े को तो अब रोटियों की जरूरत रह ही नहीं गई थी।
माटी वाली के पैरों की आहट सुनकर आज वह हमेशा की तरह चौंका नहीं। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह तो माटी वाली को छोड़कर जा चुका था। टेहरी बांध से प्रभावित लोगों को पुनः बसाने से संबंधित अधिकारी ने माटी वाली से तमाम सवाल किए। वह कहाँ रहती है, माटी कहाँ से लाती है, माटा खान यानी जहाँ से वह माटी खोदती है, क्या वह ज़मीन उसके नाम है? माटी वाली ने कहा कि उसकी तमाम जिंदगी तो घरों में माटी देते गुजर गई और माटा खान भी उसके नाम नहीं है। माटा खान तो उसकी रोजी है। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं, अधिकारी ने कहा। एक तीखा अनुत्तरित सवाल था माटी वाली का। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? जिसका कोई जवाब ना था। टेहरी बांध अब तक बनकर तैयार हो चुका था। उसकी 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, यानी भगीरथी नदी का पानी आगे जाने से रोक दिया गया। तो टेहरी शहर में पानी भरने लगा। शहर के लोग घरों को छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से सबसे पहले शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी गरीब इंसान दुख तकलीफों में अपना जीवन जीता है और ऐसे ही मर जाता है। जीते जी उसको कोई सुख नहीं मिलता। शमशान ही वह स्थान है जहाँ मरने के बाद ही सही उसे शांति मिल जाती है। लेकिन अब शमशान ही उजड़ गए हैं। अब तो गरीब को मरकर भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यह कहानी हमें बताती है कि आज उन्नति एवं विकास के लिए, बिजली बनाने के लिए जो ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं, उसकी बड़ी कीमत प्रकृति को चुकानी पड़ती है। वहाँ रहने वाले लोग भी चुकाते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुतों की कुर्बानियाँ छिपी होती हैं। तो जब हम पानी या बिजली का इस्तेमाल करें तो इस बात को याद रखें और उसको बर्बाद ना करें, बल्कि इनकी बचत करें। तो बिजली और पानी की बचत के संकल्प के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्नोत्तर तो हैं ही, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।